उनमें से एक आदमी ने बेहोश शेर खान को अपने कंधे पर डाला और दोनों गली की दूसरी तरफ अंधेरे में गुजरते उस जगह आ गए जहां गली एक बाजार में निकल आती थी, जहां पहले से एक बंद जीप खड़ी थी। जीप में पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे। शेर खान को उन्होंने जीप में डाला, जीप स्टार्ट की और थोड़ी ही देर में जीप वहां से गायब हो गई। शेर खान को बेहोश करके अगवा करने वालों में एक तो दहशतगर्दों का पार्टी लीडर भूषण था और दूसरा उसका कराची के गैंग का भारतीय दहशतगर्द सुभाष था। पाकिस्तान में मुकीम यही 2 भारतीय दहशतगर्द जिंदा बच गए थे। तीसरी कमला थी जिसको उन्होंने खुफिया तौर पर भारतीय सिफारत खाने के अंदर पहुंचा दिया था। जीप में डालने के बाद उन्होंने शेर खान के दोनों हाथ और बाजू पीछे की तरफ रस्सी से कसकर बांध दिए। वो शेर खान को शहर से दूर पहाड़ियों में एक जगह लेकर गए, जहां कुछ देर के बाद भारत के सिफारत खाने की एक बंद गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने शेर खान को उसमें डालकर उसके ऊपर दवाइयों के खाली डिब्बे रख दिए। ये सिफारत खाने की एम्बुलेंस की गाड़ी थी। गाड़ी भारत के सिफारत खाने की तरफ चल पड़ी। सिफारत खाने में भारतीय सिफारतकार उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने शेर खान को एक कमरे में पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद शेर खान को होश आ गया। भारतीय सिफारतकार भूषण और सुभाष कुर्सियां खींचकर उसके करीब आ गए। भूषण ने शेर खान से पूछा, कुंदन, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को हमारे बारे में क्या बताया है? वो अभी तक शेर खान को कुंदन ही समझ रहे थे। शेर खान ने जब ये देखा कि वो उसे कुंदन ही समझ रहे हैं और अभी तक उन पर ये राज नहीं खुला कि कुंदन असल में मुसलमान और पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो है, तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। भारतीय सिफारतकार ने कहा, कुंदन, तुमने भारत माता से गद्दारी की है। तुम्हारी वजह से हमारे 6 आदमी मारे गए हैं। जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिल सकती है? शेर खान ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं रुपए के लालच में आ गया था। भूषण ने जोर से एक थप्पड़ शेर खान को रसीद किया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिफारतकार ने कहा, हमें सच सच बता दो कि तुमने पाकिस्तानी पुलिस को और क्या क्या बताया है। शेर खान ने कहा, मैंने सिर्फ नंदलाल जी की खुफिया ठिकाने का पता पुलिस को बताया था और ये कहा था कि हम लोग पीर जी पर बहुत जल्द दोबारा हमला करने वाले हैं। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बताया। भूषण ने गाली देकर कहा, तुम्हारे इतना बताने से ही हमारे 6 आदमी मारे गए हैं। तुम्हें तो 6 मरतबा फांसी होनी चाहिए। सुभाष ने भूषण से कहा, इसे यहीं खत्म करके जला दो। सिफारतकार ने कहा, नहीं, हम इसकी लाश को सिफारत खाने के अहाते में नहीं जला सकते। इसकी लाश को हम कोहे मरी की पहाड़ियों में फेंकाएंगे, जहां दरिंदे इसकी हड्डियां तक चबा जाएंगे। सुभाष ने भूषण से कहा, इस कुंदन को तुम कहां से पकड़कर साथ ले आए थे? हमारे किसी आदमी ने आज तक गद्दारी नहीं की, ये कैसे तुम्हारे साथ आ गया? भूषण ने कहा, ये हमारी अमृतसर वाली गोबंदी की सिफारिश थी। कहने लगी, पुराना भारतीय जासूस है और पाकिस्तान में एक मुसलमान का रूप धार कर कुछ साल गुजार चुका है। हमें ऐसे आदमी की जरूरत थी, इसलिए इसे साथ ले आए। हमें क्या खबर थी कि ये हरामी हमें मरवा देगा। सुभाष ने गोबंदी का नाम सुना तो कहा, गोबंदी से कुंदन कहाँ मिला था? भूषण ने जवाब दिया, कहती थी कि ये आजकल बेकार है, फिरोजपुर से आया है काम की तलाश में। शेर खान बड़ी तशवीश के साथ इन लोगों के ये मुकालमे सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके मुसलमान होने का राज शायद खुलने वाला है। चुनाचे वो बीच में ही बोल पड़ा, मैं पाकिस्तान में कई वारदातें कर चुका हूँ। गोबंदी ने बताया कि एक पार्टी पाकिस्तान जा रही है, तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। मैं नेक नियत के साथ भारत माता की सेवा करने आया था, बस लालच में आ गया। पाकिस्तान के एक पुलिस अफसर ने कहा कि तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, अपने साथियों का खुफिया ठिकाना बता दो। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भारतीय सिफारतकार किसी सोच में पड़ गया। उसने जैसे शेर खान के जुमले नहीं सुने थे। भूषण से कहा, भूषण, मुझे एक शक पड़ गया है। भूषण ने कहा, कौन सा शक? भारतीय सिफारतकार ने कहा, मुझे लगता है ये शख्स असल में कश्मीरी मुजाहिद और मुसलमान है। ये सुनकर सुभाष और भूषण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेर खान को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि उसका खेल खत्म हो गया है, मगर वो आखिरी वक्त तक जद्दोजहद करना चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। मेरे पिताजी का नाम दयाशंकर था, मेरी माता जी का नाम बागेश्वरी बाई था। मगर उन तीनों भारतीय दहशतगर्दों ने शेर खान की बात पर कोई ध्यान न दिया। भूषण बोला, अगर ऐसी बात है तो ये शक अभी दूर किया जा सकता है। इसकी पतलून खोल कर देख लेते हैं। शेर खान अब कुछ नहीं कर सकता था, खेल वाकई खत्म हो चुका था। भारतीय सिफारतकार ने सुभाष से कहा, सुभाष, देखो इस शख्स के मुसलमान होने वाले खतरे हुए हैं या नहीं। दूसरे लम्हे जो राज सब पर खुल गया कि शेर खान हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और कुंदन बनकर अब तक उन्हें बेवकूफ बनाता रहा है। इस राज के खुल जाने के बाद भूषण ने भारतीय सिफारतकार से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे कत्ल करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन यही है। भारतीय सिफारतकार भूषण और सुभाष को दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, अब हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। हम इससे भारत में मौजूद पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में बड़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सुभाष ने कहा, ये तो है। भूषण बोला, हमें अभी से इसकी पूछगिछ शुरू कर देनी चाहिए। इसको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए, सब कुछ बता देगा। सिफारतकार ने कहा, हम अपने सिफारत खाने में ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास इस किस्म के जासूसों पर तशद्दुद करने का पूरा साजो सामान भी नहीं है। फिर इसका क्या करें? हम पाकिस्तान में हैं, ये जहां से फरार हो सकता है, क्योंकि इसे मालूम हो गया है कि इसका भेद फाश हो गया है। सिफारतकार बोला, हम इसे जालंधर पुलिस के हवाले कर देंगे। वो लोग इससे एक एक बात मालूम कर लेंगे। उनके पास टॉर्चर का जदीद सामान है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। और उनके पास बड़े तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। सुभाष ने कहा, लेकिन हम उसे बॉर्डर के पार कैसे ले जाएंगे? सिफारतकार कहने लगा, इसकी तुम फिक्र न करो, हमारी सिफारत खाने की बंद गाड़ी हफ्ते में एक बार बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाती है। इसी तरह इंडिया से हर हफ्ते पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिफारती थैले वाली गाड़ी भारत से पाकिस्तान आती है। इन गाड़ियों की बॉर्डर पर चेकिंग नहीं की जाती। सिफारती कवायद ज़वाबित के मुताबिक इन गाड़ियों को चेक करने की इजाज़त नहीं। हम इस पाकिस्तानी जासूस को उस गाड़ी में बेहोश करके डाल देंगे और भारत पहुंचा देंगे। भूषण ने कहा, हम लोग भी इसी गाड़ी से भारत जाएंगे। सिफारतकार बोला, तुम्हें साथ ही जाना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगा। उन्होंने कमला को भी उसी कमरे में बुला लिया और उसे सब कुछ बता दिया कि कुंदन असल में पाकिस्तानी कमांडो है जो हिंदू दहशतगर्द बनकर अब तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा है। कमला कहने लगी, मुझे एक बार इस पर शक हुआ था, मगर फिर मैंने सोचा कि गोबंदी बड़ी चालाक औरत है, वो धोखा नहीं खा सकती। भूषण बोला, लेकिन इस पाकिस्तानी जासूस ने उसे भी उल्लू बना दिया। लेकिन जी हमारी खुशकिस्मती है कि आखिर इसका भांडा फूट गया है और एक अहम पाकिस्तानी जासूस जिंदा हालत में हमारे हाथ लग गया है। उन्होंने कमला को बता दिया कि इस पाकिस्तानी कमांडो जासूस को भारतीय सिफारत खाने की गाड़ी में भारत ले जाया जाएगा। शेर खान दूसरे कमरे में पड़ा था। उसे कुछ पता न चल सका कि दूसरे कमरे में वो लोग आपस में क्या मशवरा कर रहे हैं। ये शेर खान अच्छी तरह जानता था कि उसका राज खुल चुका है और अब ये लोग उसे एकदम शूट नहीं करेंगे, बल्कि अजियतें दे देकर उससे हर किस्म की पूछगिछ करेंगे और अगर शेर खान ने उन्हें कुछ न बताया तो फिर उसे जरूर कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे शेर खान के सामने अब एक ही मसला था कि इन लोगों के चुंगल से कैसे फरार हुआ जाए। शेर खान को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात हो गई तो उसे भारतीय सिफारत खाने की एक बंद गाड़ी में बेहोशी का टीका लगाकर डाल दिया गया। इस गाड़ी में भारत का तिरंगा झंडा लगा हुआ था। उसमें भूषण और कमला भी बैठ गए। भारतीय सिफारतकार ने भूषण से कहा, यहाँ से सीधा जालंधर CIA के हेडक्वार्टर में जाना, वहाँ अमर सिंह DSP है। मैंने वायरलेस पर उसे सब कुछ बता दिया है, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। पाकिस्तानी जासूस को उसके हवाले करने के बाद तुम भी हेडक्वार्टर में ही रहोगे। मैं कल किसी वक्त तुमसे आकर मिलूंगा। उसके बाद सिफारती गाड़ी इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी इस्लामाबाद से रात के 8 बजे रवाना हुई और रात के 1 बज रहा था जब वो वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। चूंकि ये सिफारती गाड़ी थी और इस पर भारत का परचम लहरा रहा था, इसलिए उसकी चेकिंग न हुई और गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सरजमीन में दाखिल हो गई। शेर खान गाड़ी की पिछली सीट पर था। उसको बेहोशी का जो इंजेक्शन लगाया गया था उसका असर काफी हद तक जायल हो चुका था और उसके जिस्म की तवानाई बहाल होने लगी थी। शेर खान सोचने लगा कि उसे गाड़ी में डालकर कहाँ ले जाया जा रहा है। गाड़ी जब गुजरावाला के करीब पहुंची तो शेर खान को होश आने लगा। चुनाचे वो यही समझ रहा था कि गाड़ी अभी इस्लामाबाद के इलाके में ही है। जब गाड़ी अमृतसर से पहले 6 हरट्टा के गुरुद्वारे के करीब से गुजरी तो शेर खान के कानों में शब्द कीर्तन की आवाज आई। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर गाड़ी अभी पोटोहार के इलाके में ही है तो फिर ये गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन की आवाज कहाँ से आ गई। गाड़ी में डालने से पहले उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे। शेर खान समझ गया कि ये भारतीय दहशतगर्द उसे अपने किसी खुफिया ठिकाने पर पूछगिछ के लिए ले जा रहे हैं जो पोटोहार की पहाड़ियों में किसी जगह पर है। शेर खान ने अपने हाथ रस्सी से आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। यह काम एक खास टेक्निक से किया जाता था और इसकी हर कमांडो और जासूस को तरबियत दी जाती थी। सिफारती गाड़ी अमृतसर शहर से गुजरकर अब जालंधर की तरफ जा रही थी। काफी कोशिश के बाद शेर खान ने अपने दोनों हाथों पर बंधी हुई रस्सी को इतना ढीला कर दिया कि वो जब चाहे उसमें से अपना हाथ निकाल सकता था। गुरुद्वारे में से आने वाली शब्द कीर्तन की आवाज अभी तक शेर खान की समझ में नहीं आई थी। जहां तक शेर खान को याद था, पोटहार के इलाके में ऐसा कोई गुरुद्वारा नहीं था जहां रात के वक्त शब्द कीर्तन होता हो। एक जगह गाड़ी की स्पीड हल्की होने लगी, फिर वो रुक गई। उसे भूषण की आवाज सुनाई दी। वो ड्राइवर से कह रहा था, यहाँ हम चाय पियेंगे, तुम गाड़ी में ही रहना। फिर शेर खान को एक औरत की आवाज आई, पाकिस्तानी जासूस को देखो, वो बेहोशी है ना, कहीं उसे होश तो नहीं आ गया। शेर खान ने फौरन इस आवाज को पहचान लिया। ये आवाज कमला की थी। भूषण ने कहा, होश में आ गया तो हम इसे दूसरा इंजेक्शन लगा देंगे और फिर अब हेडक्वार्टर पहुंचने ही वाले हैं। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। शेर खान ने यह सुना तो आंखें बंद कर लीं। भूषण गाड़ी की पिछली सीट की तरफ आ गया। उसने कपड़ा हटाकर शेर खान को टॉर्च रोशन करके देखा, फिर कपड़ा उसके मुंह पर डाल दिया और कहा, बेहोशी है। भूषण ने ड्राइवर से कहा, यह बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है, पिस्तौल है ना तुम्हारे पास? हाँ। ड्राइवर ने यह कहकर भूषण को अपना भरा हुआ जर्मन पिस्तौल दिखाया। कमला ने कहा, हम सामने वाले खूखे के बाहर बैठकर चाय पीते हैं, तुम्हारे लिए चाय गाड़ी में आ जाएगी, होशियार होकर बैठना। ठीक है मैडम, ड्राइवर ने कहा और पिस्तौल हाथ में लेकर शेर खान की सीट के पास बैठ गया। शेर खान के दिमाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया। ये लोग उसे किसी हेडक्वार्टर में ले जा रहे थे और भूषण ने कहा था
कि हेडक्वार्टर अब ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब था कि शेर खान को जो कुछ करना था अभी करना था। शायद यह स्टॉप उसके लिए आखिरी मौका था। शेर खान के चेहरे पर चादर नहीं थी, वो देख सकता था। बंद गाड़ी के अंदर बड़ी फीकी सी रोशनी आ रही थी, जिस सड़क की दूसरी जानिब किसी बल्ब की रोशनी थी। थोड़ी देर बाद इंडियन गाने की आवाज आने लगी। चाय के खोखा रेस्टोरेंट में टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया था। शेर खान सोचने लगा कि अगर वो पोठवार के इलाके में ही है तो जहां इंडियन फिल्मी गाने चाय के रेस्टोरेंटों में नहीं बजाए जाते, फिर ये क्या मुअम्मा है। लेकिन उस वक्त उसकी सारी तवज्जो इस मौके से फायदा उठाने और वहां से फरार होने पर लगी थी। उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखा कि ड्राइवर उसके साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि उसकी नजरें हमा वक्त शेर खान पर थीं। पिस्तौल उसके हाथ में था और पिस्तौल का रुख नीचे की तरफ था। क्योंकि ड्राइवर को मालूम था कि पाकिस्तानी जासूस इंजेक्शन के जेर असर बेहोश पड़ा है, इसलिए कुदरती तौर पर वो शेर खान की तरफ इतना चौकस नहीं था और गाड़ी का शीशा जरा सा नीचे करके बाहर दिख रहा था। बाहर से भारतीय फिल्मी गाने की ऊंची आवाज आ रही थी। इतने में गाड़ी पर किसी ने ठक ठक की, फिर किसी की आवाज आई, चाय महाराज जी। महाराज का लफ्ज सुनकर अचानक शेर खान चौंक पड़ा। उसने सोचा कहीं उसे इंडिया में तो नहीं ले आया गया। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर खड़े लड़के के हाथ से चाय का ग्लास पकड़ लिया और दरवाजा बंद करके चाय पीने लगा। शेर खान ने फौरन अचानक कमांडो अटैक करने की हिकमत अमली पर गौर करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही जाविया था जिससे वो उस ड्राइवर को इस तरह दबोच सकता था कि उसकी आवाज तक न निकले और उसे पिस्तौल चलाने की मोहलत न मिले। शेर खान ने चादर के अंदर ही अंदर अपने दोनों हाथ रस्सी से बाहर निकाल लिए। सिफारत खाने की गाड़ी का ड्राइवर फूंके मार मार कर चाय पी रहा था। शायद चाय बहुत गर्म थी। फिर उसने चाय का ग्लास नीचे रख दिया। शेर खान नीम व आंखों से उसे देख रहा था। ड्राइवर ने ग्लास नीचे रखने के बाद पिस्तौल भी अपने पास सीट पर ही रख दिया और जेब से रुमाल निकालकर ग्लास को दोबारा पकड़ा और चाय के हल्के हल्के घूंट भरने लगा। ग्लास के गिर्द रुमाल लपेटकर उसने दोनों हाथ से थाम रखा था। शेर खान के लिए यही एक मौका था जब उसे अपनी महारत और ट्रेनिंग के कमाल को आजमाना था। फिर एक बिजली सी चमक गई होगी। ये सब कुछ एक लम्हे में हो गया। एक ही लम्हे में शेर खान सीट पर से उठा और उसी एक लम्हे में जिस तरह भूखा चीता अपने शिकार पर झपटता है, उसी तरह वो ड्राइवर पर झपटा और दोनों हाथों से उसका गला दबोच लिया। दोनों अपनी अपनी सीट पर नीचे गिर पड़े, मगर शेर खान ने ड्राइवर का गला न छोड़ा। उसकी गिरफ्त आहनी शिकंजे की गिरफ्त थी। ड्राइवर एक आम आदमी था। फिर उस पर अचानक हमला किया गया था और हमला भी एक तरबियत याफ्ता कमांडो ने किया था। वो बेचारा कैसे बच सकता था? उसकी हल्क से गरगराहट की आवाज भी ना निकल सकी और तड़पने लगा। शेर खान को मालूम था कि अगर उसने अपनी गिरफ्त के शिकंजे को जरा सा भी ढीला किया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसके जिस्म की सारी ताकत उसके दोनों हाथों के मजबूत शिकंजे में आ गई थी। कोई कितनी देर तक सांस रोक सकता है? ड्राइवर का जिस्म ढीला पड़ने लगा। उसके साथ ही शेर खान ने उसकी गर्दन को जोर से 3 झटके दिए। इन झटकों ने ड्राइवर की गर्दन की हड्डी को 2 जगहों से तोड़ दिया। उसके बाद वो बेजान हो गया। बाहर से इंडियन फिल्मी गानों की आवाज उसी तरह आ रही थी। शेर खान ने गाड़ी की दूसरी तरफ वाला दरवाजा आहिस्ता से खोला और नीचे सड़क पर उतर गया। सड़क पर अंधेरा था। सड़क पर उतरते ही वो झुककर दरख्तों की तरफ दौड़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद उसे रात की तारीकी ने अपनी स्याह चादर में छुपा लिया। उस वक्त भूषण और कमला सड़क की दूसरी जानिब होटल के खोखे के बाहर कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने चंद एक कचौरियां भी गर्म करवा ली थीं और मजे से कचौरियां भी खा रहे थे। उन्हें बिल्कुल खबर न हो सकी कि गाड़ी के अंदर उनके ड्राइवर की लाश पड़ी है और शेर खान फरार हो चुका है। सरकारी कार वाले ग्राहकों की वजह से होटल वाला छांट छांट कर फिल्मी गाने बजा रहा था। चाय पी चुकने के बाद भूषण ने बिल अदा किया और होटल वाले से कहा, भैया गाड़ी में से खाली ग्लास मंगवा लो। ये सुनते ही होटल का लड़का दौड़कर सिफारत खाने की बंद गाड़ी की तरफ गया और ठक ठक करके बोला, महाराज खाली ग्लास दे दो। अंदर से कोई जवाब न आया। उस वक्त तक कमला और भूषण गाड़ी के पास आ गए थे। भूषण ने लड़के से कहा, क्या बात है? लड़के ने कहा, महाराज अंदर से कोई बोल नहीं रहा। भूषण और कमला एकदम चौंक गए। भूषण ने लपक कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो देखा कि ड्राइवर दोनों सीटों के दरमियान बेजान पड़ा था और पाकिस्तानी जासूस गायब था। उसने घबरा कर कमला से कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, वो फरार हो गया है। कमला ने जल्दी से अगली सीट पर अपने आप को गिरा दिया। भूषण ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर आगे की तरफ निकल गया। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। सड़क पर दोनों जानिब खंभों पर बिजली के बल्ब रोशन थे। यह जीटी रोड थी। कुछ दूर जाने के बाद भूषण ने गाड़ी को ब्रेक लगाई, फिर तेजी से उसे वापस मोड़ा और गुस्से में बोला, यह सब कैसे हो गया? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कमला ने कहा, वो यहीं कहीं खेतों में ही होगा। हमें गाड़ी छोड़कर खेतों में उसे तलाश करना चाहिए। भूषण गाड़ी को सड़क के किनारे ले आया, ब्रेक लगाई, दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाला और कमला से कहा, ड्राइवर का पिस्तौल सीट पर पड़ा है, उसे फौरन उठा लो। कमला ने लपक कर पिछली सीट के नीचे गिरा हुआ ड्राइवर की लाश के पास पड़ा पिस्तौल उठा लिया। दोनों अंधेरे में खेतों में घुस गए। दूर दूर तक अंधेरे में खेत ही खेत थे।
भूषण तेज दौड़ रहा था। कमला भी उसके पीछे 2 खेतों के दरमियान मुंडेर पर चल रही थी। ये सब्जियों तरकारियों के खेत थे जिनके पौधे जमीन से बमुश्किल 1-2 फुट ऊंचे थे। तारों की रोशनी में खेत दूर तक खाली खाली थे। दूसरी खेत की मुंडेर पर पहुंचकर वो रुक गई। भूषण ने कहा, वो कहाँ जा सकता है? कमला ने कहा, वो 5-6 मिनट पहले ड्राइवर को कत्ल करके निकला होगा।